हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जो ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम भूमिति के मूलभूत संबोध इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.2 देखेंगे। ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये प्रश्न संग्रह 1.2 का भाग 2 है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 के आधा ही यानी कुछ ही सवाल किए थे। तो जो सवाल पिछले वीडियो में अधूरे रह गए थे वो इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो भूमिति के मूलभूत संबोध इस पाठ का चौथा वीडियो है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में रेखाखंड की परिभाषा, किरण क्या होता है ये हमने देखा था, रेख AB क्या होता है वो भी हमने देखा था, सर्वांगसम रेखाखंड ठीक है किसे कहते हैं वो हमने देखा था, रेखाखंडों की सर्वांग समता के गुणधर्म ये देखा था हमने, रेखाखंड का मध्य बिंदु ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने रेखाखंडों की तुलना, रेखाखंडों की या किरणों की लंबता ठीक है और बिंदु की रेखा से दूरी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने प्रश्न संग्रह 1.2 में जो पहला सवाल है, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, ये जो टेबल आपको दिया है बिंदु ABCDE और इसके जो निर्देशांक है ये इसके हिसाब से हमने ये जो 3 सवाल दिए गए कि रेख D तथा रेख AB, रेख BC तथा रेख AD और रेख ठीक है, और जो तीसरा सवाल है ये होमवर्क था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जो बाकी सवाल है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ठीक है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है तथा AB 8, तो AM कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिया है कि बिंदु M यह रेखा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते, एक रेखा बनाते ताकि आपको आकृति के हिसाब से समझाया जा सके। ठीक है, एक रेखा मैंने बनाया यहाँ पे और इसका मैंने ले लिया बिंदु M जो है यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो रेख को 2 बराबर भागों में बांटें। ठीक है, तो यहाँ पे A और B ठीक है, ये एक रेखा है और यहाँ पे M जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे M मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना AM होगा उतना ही BM होगा और AM और BM ये दोनों बराबर होंगे और दोनों AB का आधा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेख AB जो है वो AB की लंबाई के बराबर होगा और AB की लंबाई कितनी दी गई है, 8 दी गई है आपको, ये तो आपके सवाल में ही प्रश्न में ही दिया गया। ठीक है, तो दत्त था। अब AM क्या होगा स्टूडेंट्स, AM और BM जहाँ पे मैंने आकृति बनाई है उसके हिसाब से देखिए, AM जो है वो AB का आधा होगा, है ना, AM जो है वो पूरे AB का आधा है, इसलिए हम लिखेंगे AM की लंबाई बराबर आधा है AB की लंबाई का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, अब AB कितना स्टूडेंट्स, AB की लंबाई कितना है 8, तो उसके जगह पे हम 8 लिखेंगे और ये 2 1 कम 2, 2 चौक 8 ठीक है, और 4 1 जा 4, तो AM की लंबाई कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 4 हो गई। अब जितनी AM की लंबाई है उतनी ही BM की भी लंबाई होगी, वो भी 4 हो जाएगा और दोनों मिलाकर के 8 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका दूसरा सवाल, बहुत ही सिंपल था। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपका तीसरा सवाल है, आपको दिया गया है कि बिंदु P यह रेख CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम एक रेख बनाएंगे यहाँ पे C और ये D। ठीक है, अब इसमें बिंदु P जो है वो इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पे मैं बिंदु P बना देता हूँ। ठीक है, अगर P मध्य बिंदु है ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, CP और PD ये दोनों बराबर होंगे और दोनों के दोनों जो है वो CD के हाफ होंगे, मतलब आधा होंगे। ठीक है, तो CP जो है वो CD का आधा होगा। ठीक है, अब आपको CP की लंबाई दी गई है 2.5, स्टूडेंट्स CP की लंबाई 2.5 दी गई है, तो PD कितना होगा, वो भी 2.5 होगा। तो पूरा का पूरा CD कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे उसके लिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो 2.5 + 2.5 कितना होता है 5, 2.5 + 2.5 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो वो तरीका है या तो देखो मैंने कैसे करा है, रेख CP जो है वो
CP की लंबाई के बराबर होगा, और वो कितना दिया गया है 2.5। आप देख सकते हो यहाँ पे 2.5 दिया गया है। ठीक है, अब CP की जो लंबाई है वो CD की लंबाई का आधा होगा। ठीक है, तो वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि CP की लंबाई जो है वो CD की लंबाई का आधा होगा। ठीक है, तो CP की लंबाई आपको दी गई है 2.5 और यहाँ पे आधा गुणे CD की लंबाई। अब ये जो 2 बटे में है वो इस तरफ आएगा, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, भाग गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ दूसरी तरफ आएगा बराबर के, तो गुणा होगा। 2.5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 5, तो आपका CD कितना आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स चौथा सवाल, जो कि बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि AB 5 सेमी है, BP 2 सेमी है तथा AP 3.4 सेमी है तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ठीक है, आपको AB 5 सेमी दी गई है, BP 2 सेमी दी गई है और AP 3.4 सेमी दी गई है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में क्रम संबंध, मतलब आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 5 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद 3.4 दूसरे नंबर पर, और जो 2 है वो सबसे छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ऐसे लाइन से उसको लिख दिया 5, 3.4 और 2, और यहाँ पे सबसे बड़ा 5 था इसलिए हमने उसके तरफ सबसे बड़े नंबर का चिन्ह दिखा दिया, और 3.4 दूसरे नंबर पे है तो उसके तरफ दूसरे नंबर का चिन्ह। यहाँ पे मतलब 5 सबसे बड़ा है, उसके बाद 3.4, ये 5 और 3.4 में दोनों में से हमने किसके तरफ बड़ा दिखा है 5। ठीक है, अब ये 3.4 2 से बड़ा है और 3.4 से बड़ा 5 है, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें यहाँ पे रेखा बताना कि कौन सी रेखा बड़ी है, कौन सी रेखा खंड बड़ी है। तो 5 सबसे बड़ा और 5 कौन सा रेखा है AB, तो AB सबसे बड़ा, और 3.4 क्या है स्टूडेंट्स AP, तो 3.4 की जगह पे AP, और 2 क्या है BP। ठीक है, तो उसके जगह पे हमने यहाँ पे BP रख दिया, तो रेख AB जो है वो सबसे बड़ा है, रेख AP जो है वो उसकी दूसरी लंबाई है, और रेख BP जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सबसे सरल सवाल था इस प्रश्न संग्रह का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आकृति 1.13 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ उत्तर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन ये दिया गया है कि आकृति 1.13 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या था, किरण RP की विपरीत किरण का नाम लिखिए। अब यहाँ पे देखिए किरण RP कह रहा है स्टूडेंट्स, तो पहला R जो है वो आपका, ये आपका स्टार्टिंग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो RP किरण RP कह रहा है। ठीक है, किरण RP का मतलब आपका R जो है वो आरंभ बिंदु है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा लेता हूँ RP, तो वो इस तरीके से बनेगा, और इसकी दूसरी ओर यहाँ पे क्या होगा, एरो होगा। मैंने आपको बताया था आरंभ बिंदु जो होता है इसकी दिशा में हम इसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, परंतु जो दूसरी दिशा है जहाँ पे एरो होता है हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। मतलब आपकी किरण ये हो गई RP। ठीक है, तो इसकी आपको क्या कह रहा है, किरण RP की विपरीत किरण, विपरीत मतलब ठीक उल्टा, R से ठीक उल्टा अगर मैं किरण लेता हूं तो वो कौन कौन सी किरण होगी स्टूडेंट्स, तो वो R से अगर किरण लेता हूं तो वो RS हो सकती है, RT हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे बड़ा भी ले सकता हूं अगर यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु होगा। ठीक है, तो किरण RP की विपरीत किरणें कौन सी है, किरण RS तथा किरण RT। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने आंसर में भी वही लिखा है। ठीक है, किरण RP के विपरीत किरण का नाम लिखिए, तो किरण RS तथा किरण RT, यह किरण RP के विपरीत किरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा सवाल जो है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सवाल है, किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए, किरण PQ और RP का। ठीक है, तो किरण PQ देखते हैं कहाँ पे, किरण PQ आपका ये है। ठीक है, और यहाँ पर किरण RP देखते, इनका प्रतिच्छेदन। ठीक है, इनका प्रतिच्छेदन क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्या है, प्रतिच्छेदन समुच्चय, प्रतिच्छेदन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 9वीं का जो अलजेब्रा था, मैथ्स 1 था, उसका पहला पार्ट जो था उसमें हमने प्रतिच्छेदन समुच्चय पढ़ा था। ठीक है, ऐसा समुच्चय, ऐसा घटक जो दोनों में हो। अब देखिए किरण मैंने आपके सामने PQ बनाया है और किरण RP बनाया, ये दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्या है, किरण PO। ठीक है, किरण PQ, यह किरण PQ जो है यह किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय। स्टूडेंट्स, ये दोनों में आ रहा है ना, यहाँ पर आप देखिए अगर RQ मैंने बनाया और PQ बनाया तो दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए किरण PQ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, किरण PQ।
ठीक है, यह प्रतिछेदन समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिछेदन समुच्चय लिखिए। तो किरण PQ, यह किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिछेदन समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है कि रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय लिखिए। ठीक है, PQ और QR सबसे पहले आप इसमें देखिए कि कहाँ पे है, PQ और QR। ठीक है, यहाँ पर रहा आपका PQ। तो इस तरीके से आप एक किरण यहाँ पे मैंने दिखा दिया, और QR। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, PQ तथा QR का संघ समुच्चय, PQ और QR का संघ समुच्चय। तो स्टूडेंट्स वो पूरा का क्या होगा, QR होगा। संघ समुच्चय मतलब दोनों मिला के सारे घटक। तो इसमें PQ है और इसमें QR है, तो इसमें सबसे बड़ा घटक कौन सा है, QR है। यानी QR ऐसा है जो दोनों से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने संघ समुच्चय पढ़ा था कि दोनों के घटकों को मिला करके, यहाँ पे दोनों को घटकों को मिलाएंगे तो खुद QR बनेगा। ठीक है, तो PQ तथा QR का जो संघ समुच्चय होगा वो क्या होगा, खुद का खुद QR होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेख QR। ठीक है, आपको क्या पूछा कि रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय लिखिए। तो रेख QR, यह रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे चौथा सवाल पूछा है कि रेख QR यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। ठीक है, आपसे चौथा सवाल पूछा है कि रेख QR जो है ये कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। QR देखते हैं कि कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। स्टूडेंट्स उसके लिए आपको उपसमुच्चय पहले पता होना चाहिए कि उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, उपसमुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसके घटक किसी दूसरे समुच्चय में समाविष्ट हो। तो QR कौन कौन से हमें देखना है कि QR जो है ये कौन कौन से किरणों के अंदर समाविष्ट है। तो पहले QR बना लेते हैं। ठीक है, हमने QR बना लिया। अब QR छोटा होना चाहिए, और इसको कौन समाविष्ट कर सकता है, तो इससे वो बड़ा होना चाहिए या तो वो खुद होगा, है ना। हमने देखा था कि कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, मतलब ए का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि QR का उपसमुच्चय होगा। तो पहला तो हो गया QR। ठीक है, अब इससे बड़ी किरण आपको कौन सी दिख रही है, QS है, उसके अंदर भी QR आएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, QT। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीन आंसर है, QR, QS और QT। ठीक है, इस तरीके से आपके पास तीन उपसमुच्चय हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रेख QR यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। तो रेख QR जो है यहाँ पर आपके पास तीन है। ठीक है, तो QR, QS और QT इन तीन किरणों का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रेख QR यह किरण QS तथा किरण QT का उपसमुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिख करके दिया है। ठीक है, अब आपका जो पांचवा सवाल है, ठीक है, वो क्या है, बिंदु R से आरंभ होने वाली, ठीक है, बिंदु R से आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। R से आरंभ होने वाली विपरीत किरणें, अपोजिट। ठीक है, तो एक तो किरण हो जाएगा आपका RP के साथ जोड़ी क्या होगी, RS की। ठीक है, दूसरा RQ और इसके साथ जोड़ी क्या होगी, RT होगी। ठीक है, और RP के साथ जोड़ी मैं RT भी डाल सकता हूँ, और RS के साथ जोड़ी मैं RQ का भी डाल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी दो लिख दीजिए, जैसे कि मैंने आपके लिए RP और RS ये एक जोड़ी लिखा है विपरीत किरणें, और RQ और RT। ठीक है, तो विपरीत किरणों की आपको जोड़ी लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे दो जोड़ी लिख दी है। ठीक है, आप भी उसी तरीके से आप अपना आंसर लिख दिए कि R आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, किरण RS, किरण RP तथा किरण RT और किरण RQ यह बिंदु R से आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल छठवां करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, छठवां सवाल है S आरंभ बिंदु वाली किन्हीं दो किरणों के नाम लिखो। ठीक है, S से आरंभ होने वाली, ठीक है स्टूडेंट्स, वो बिंदु जो है वो S से आरंभ होने वाली बिंदु होनी चाहिए। तो S आरंभ बिंदु वाले किन्हीं दो किरणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो S से आरंभ होने वाली किन्हीं दो किरणों का नाम बता दीजिए आप, क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे विपरीत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो S से आरंभ होने वाली का है, तो S से तो बहुत सारी किरणें आरंभ हो रही है। SR हो रहा है, ठीक है, SP हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, SQ भी हो रहा है, ठीक है, ST भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे
बहुत सारी किरणें हैं जो S से आरंभ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, किरण ST, किरण SR तथा किरण SP आदि। ठीक है, ये सब S आरंभ बिंदु वाली दो किरणें हैं। ठीक है, या तो अनंत किरणें हैं, सॉरी अनंत नहीं, किरणें हैं। ठीक है, सातवां सवाल क्या है स्टूडेंट्स, आपको किरण SP तथा किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय बताइए। प्रतिछेदन समुच्चय मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों किरणों के अंदर समाविष्ट हो। तो हम किरण SP तथा किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय देखेंगे। तो इनके लिए पहले हम ST और SP देख लेते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो SP, ठीक है स्टूडेंट्स, SP, ये रहा आपका SP, ये किरण है, और ST। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका प्रतिछेदन कहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी नहीं हो रहा है सिवाय बिंदु S के। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर मैं ST बनाता हूँ इस तरफ जा रहा है, और SP बनाता हूँ तो वो इस तरफ जा रहा है, और ये दोनों कहाँ पे प्रतिछेदित हो रही है, बिंदु S पे हो रही है। तो किरण SP तथा किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय बिंदु N है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किरण SP तथा किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय, ठीक है, बिंदु S। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे कि बिंदु S यह किरण SP तथा किरण ST का प्रतिछेदन समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं छठवां सवाल, जो कि दिया है कि नीचे दी गई आकृति 1.14 के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो आपको आकृति दी गई है, इसके अनुसार आप प्रश्नों के कुछ उत्तर दिए गए वो लिखिए। बिंदु B से समदुरुस्त बिंदु कौन से हैं, बिंदु B से समदुरुस्त बिंदु B से समदुरुस्त मतलब बराबर दूरी पर। तो बिंदु B से देखो, ये पहला बिंदु और ये दोनों बिंदु पहले बिंदु है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे। ठीक है, बाया पक्ष और दाया पक्ष में बाई तरफ और दाई तरफ एक एक बिंदु अगर देखेंगे तो इनके बिंदुओं के नाम दिए नहीं गए, लेकिन दूसरी बिंदु देखूँ तो A है, और यहाँ पे दूसरी बिंदु देखूँ तो C है। ठीक है, तो बिंदु A तथा बिंदु C यह दोनों बिंदु A से 2 इकाई की दूरी पर है। दिख रहा है ना आपको, ये जो A है ये 1 इकाई और 2 इकाई, और जो C है वो भी 1 और 2 इकाई की दूरी पर है। तो बिंदु A तथा बिंदु C बिंदु B से समदुरुस्त बिंदु है, और बिंदु P तथा बिंदु D यह दोनों बिंदु B से 4 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो तीसरा बिंदु है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन चौथे बिंदु का नाम P दिया गया है, और B से चौथा बिंदु 1 2 3 4 वो D दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे तीसरे बिंदु का ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ बिंदु दिया गया होता तो यहाँ पे देखो V दिया गया है, तो ये दोनों भी समदुरुस्त होता, मगर वो नहीं दिया गया, तो हमारा क्या एक जोड़ी हो जाएगा P और D। तो हम लिखेंगे बिंदु P तथा बिंदु D यह दोनों बिंदु B से 4 इकाई दूरी पर है। तो बिंदु P तथा बिंदु D यह दोनों बिंदु B से समदुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल आपको क्या दिया गया है कि बिंदु Q से समदुरुस्त बिंदु की एक जोड़ी लिखिए। Q से, Q कहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये Q है, तो Q से समदुरुस्त यहाँ पे पहला बिंदु U है, और इस तरफ दाएं पक्ष में पहला बिंदु ये है। ठीक है, तो पहले बिंदु का तो यहाँ पे नाम नहीं, तो पहला बिंदु नहीं, तो पहला जो है R और उसके बाद P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बिंदु U और बिंदु L यह दोनों बिंदु Q से 1 इकाई की दूरी पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे U और L कह रहा है, हो सकता है यहाँ पर L हो और मैंने डायग्राम पे यहाँ L नहीं बनाया हो। ठीक है, तो U और L ये एक एक इकाई पे दूरी पर है। ठीक है, एक एक इकाई पे दूरी पर देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका Q है, तो ये पहला बिंदु जो है पहली इकाई पे दूरी पर, और यहाँ पे पहला बिंदु। ठीक है, तो U और L, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये R और, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा P। ठीक है, R और P ये दोनों दो इकाई की दूरी पर है। ठीक है, बिंदु U तथा बिंदु L यह दोनों बिंदु Q से समदुरुस्त बिंदु है। ठीक है, अगर हम दूसरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको इसी जो संख्या रेखा दी गई उसी के हिसाब से UV की दूरी, PC की दूरी, VB की दूरी और UL की दूरी निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 में से 2 मैं निकालूंगा, बाकी के जो 2 सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे। ठीक है, तो यहाँ पे UV की दूरी निकालने के लिए पहले मुझे U और V का निर्देशांक पता होना चाहिए। देखते हैं संख्या रेखा पर U और V का निर्देशांक क्या है। यहाँ पे आपका जो U है,
ठीक है, यहाँ पे आपका निर्देशांक नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि -4 और -6 के बीच में कौन सी संख्या आती है, -5। तो u का निर्देशांक -5 है और v यहाँ पे भी नहीं दिया गया, तो 4 और 6 के बीच में 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे u का निर्देशांक -5 है और v का निर्देशांक 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे 5 में से हम क्या करेंगे, -5 को घटाएंगे। तो पहले हम दिखाएंगे कि 5 यह -5 से बड़ी संख्या है। अब 5 में से -5 को घटाना, यानी माइनस को ब्रैकेट में हम लिखेंगे और दोनों साइन, जब दोनों चिन्ह एक साथ है तो दूसरा जो संख्या होगा अपने चिन्ह के साथ कोष्टक में होगा, ब्रैकेट में। तो माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा, 5 + 5 10, यानी यूवी के बीच में 10 इकाई की दूरी है। ठीक है, अब पीसी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो पी और सी का निर्देशांक क्या है, पी का निर्देशांक है -2, सी का निर्देशांक है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक -2 है, बिंदु C का निर्देशांक 4 है। तो यहाँ पे 4 जो है वो -2 से बड़ी संख्या है। अब PC की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से -2 को घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। तो PC की दूरी कितनी हो गई, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो VB की दूरी दी गई है और UL की दूरी दी गई है, यह आप लोग मुझे करके होमवर्क में भेजोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.3 देखेंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो काफ़ी सिंपल था, आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।